टेटनस, जिसे धनुस्तंभ या फिर लोकचाप भी कहते हैं, एक ऐसी दर्दनाक बीमारी जिसको ठीक होने में महीनों लग जाते हैं और अच्छे इलाज के बावजूद 10% लोगों को बचाया नहीं जा सकता, किंतु वैक्सीन लगवाकर इससे बचाव किया जा सकता है। टेटनस वैक्सीन कितने दिन तक आपको टेटनस से बचाए रखती है? एक बार टेटनस वैक्सीन लगवाने के बाद बूस्टर डोज कितने दिन के बाद लगवानी चाहिए? क्या हर बार चोट लगने के बाद टेटनस वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत होती है? ऐसे ही अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो आइए इस वीडियो में आसान भाषा में जानते हैं टेटनस को। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस हेल्थ चैनल में मैं आपका मित्र डॉक्टर अमित अहलावत आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का हमारा विषय है टेटनस। आज के टॉपिक में हम जानेंगे टेटनस किस वजह से होता है, क्या टेटनस जंग लगी वस्तुओं से होता है या फिर साफ वस्तुओं से भी होता है, टेटनस वैक्सीन कितने दिन तक प्रिवेंट रखती है, कितने दिन बाद हमें बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है, टेटनस के लक्षण क्या हैं, टेटनस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन्हीं सब चीज़ों को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टेटनस जो व्याधि है ये होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रोथ करते हैं, यानी इनको अपनी वृद्धि तथा विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजनस होती है। ये आमतौर पर कॉम्पैक्ट सॉइल यानी सघन मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि हवा में भी और पानी में भी। टेटनस किसी भी साफ वस्तु से चोट लगने पर भी हो सकता है और रस्टी चीज़ों से चोट लगने पर भी हो सकता है। रस्ट का डायरेक्टली टेटनस से कोई संबंध नहीं है। हाँ, रस्टी चीज़ों पर टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रस्टी एनवायरनमेंट होता है वो रफ सरफेस होता है और ऐसी जगह पर जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ग्रो करते हैं, वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया जो होता है, जब इसको ऑक्सीजन स्ट्रेस फील होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये स्पोर रिलीज करना शुरू कर देता है, यानी ये स्पोर फॉर्म में सर्वाइव करता है। जो क्लोस्ट्रीडियम स्पोर होते हैं ये मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं और एनवायरमेंटली रेजिलिएंट होते हैं, यानी एनवायरनमेंट का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्पोर फॉर्म होती है वो एक तरह से बीज के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। जो स्पोर होते हैं वो एक तरह से डोरमेंट स्टेट में रहते हैं। जब उनको अपना एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बैक्टीरिया की फॉर्म में ग्रोथ कर जाते हैं। तो जो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी स्पोर हैं, इनको जब ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है तो ये फिर से बैक्टीरिया के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं और हमारे शरीर में इनको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं पंचर वुंड, क्योंकि जो पंचर वुंड होते हैं उनमें ब्लड की सप्लाई जो होती है वो कम होती है और ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम होगी। अब जब ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं टेटनोस्पाज्मिन नाम का एक केमिकल, जो कि इनहिबिटरी नर्व सेल्स के फंक्शन को रोक देता है। हमारे शरीर में जो अल्फा मोटर न्यूरॉन हैं वो लगातार करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि गाबा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, यानी लगातार मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते, जितनी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से ये उसको रेगुलेट करते हैं। ये जो टेटनोस्पाज्मिन है ये रेंसा सेल्स के फंक्शंस को इनहिबिट करता है, यानी उनको काम नहीं करने देता। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन से वो लगातार आएंगे और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होगा, लगातार होगा और इतना ज़ोरदार होगा कि मसल फट जाते हैं, हड्डियां तक टूट जाती हैं। इतने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इतना स्पाज्म होता है मसल्स में, इतने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और आता है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद कितने दिन लग जाते हैं सिम्टम आने में, लक्षण आने में। एक बार अगर इन्फेक्शन हमारे शरीर में टेटनस का आ जाता है, हो जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने से लेकर लक्षण आने तक का जो समय है वो 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो बैक्टीरियल लोड है वो कितना है और इंजरी की जो साइट है, चोट की जो जगह है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कितनी दूरी पर है। अब आती है बारी कि टेटनस कितनी तरह का होता है। टेटनस 4 तरह का होता है। पहला है जनरलाइज्ड टेटनस, जो कि पूरे शरीर में होता है। इस जो सिम्टम आते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से आते हैं, जिन्हें टेटनस ट्रायड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पहला लक्षण है वो है लोकजा या फिर ट्रिस्मस। इसमें जो जबड़े की मसल है, जबड़े की जो मांसपेशी है उसमें स्पाज्म होता है और वो इतना ज़्यादा होता है कि जबड़ा बंद हो जाता है, उसको बहुत जोर लगाकर भी कई बार नहीं खोल सकते। जबड़ा टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। दूसरा जो साइन सिम्टम है वो है फेशियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और फेस की जो मांसपेशी है वो
उसमें स्पाज्म होता है, तो इसे रिसस सार्डोनिकस भी कहते हैं। और तीसरा जो सिम्टम है वो है ओपिस्टोटोनस। इसमें जो बैक मसल है वहाँ पे स्पाज्म बहुत तेज होता है और एक आर्क फॉर्म हो जाती है बॉडी की, जो शरीर की आकृति है वो धनुषाकार हो जाती है, इसलिए इसे धनुषस्तंभ भी कहते हैं। ये जो तीनों लक्षण हैं ये मिलकर टेटनस ट्रायड बनाते हैं। 80% जो टेटनस होता है वो जनरलाइज टेटनस ही होता है। अब दूसरा नंबर आता है लोकल टेटनस का। लोकल टेटनस होता है किसी भी एक लोकलाइज्ड पार्ट में, यानी किसी भी एक अंग में जहाँ पर चोट पहुँची है वहीं का टेटनस, वहीं की मांसपेशी में स्पाज्म होगा, वहीं की मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसमें 1% केसेस जो हैं उसमें ही डेथ होती है, अदरवाइज ये रिकवर हो जाता है। तीसरा जो टेटनस है ये है सिफेलिक टेटनस। ये रेयर होता है, टेटनस की रेयर फॉर्म है, पर ये बहुत ही डेंजरस है। यह सिर का टेटनस होता है। इसमें वही मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं जिनमें 12 क्रेनियल नर्व सप्लाई देती हैं। यह कान के इन्फेक्शन से हो सकता है, आँख के इन्फेक्शन से हो सकता है, अनस्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से दांत निकालने से भी हो सकता है। चौथे नंबर पर आता है न्यूनेटल टेटनस। न्यूनेटल टेटनस यानी नवजात शिशु का टेटनस उन्हीं बच्चों को होता है, उन्हीं नवजात शिशुओं को होता है जिनकी माताओं ने गर्भधारण के समय में यानी गेस्टेशनल पीरियड में टेटनस की वैक्सीन नहीं लगवाई होती। यह जो टेटनस होता है इसमें 3 दिन से लेकर 2 हफ्ते के बीच में बच्चे में टेटनस के सिम्टम आ जाते हैं। डेवलप्ड कंट्री में यह टेटनस नहीं पाया जाता, यह डेवलपिंग कंट्री में ही पाया जाता है। अनस्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से बच्चे की आमनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड काटने से वहाँ से इन्फेक्शन बच्चे में ट्रैवल कर जाता है और अगर बच्चा इम्यूनाइज्ड नहीं है तो उसमें टेटनस, उस बच्चे को टेटनस हो जाता है। टेटनस के लक्षण की बात करते हैं। टेटनस के जो लक्षण हैं उसमें मसल स्पाज्म यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन को तो हम जान ही चुके हैं। इसके अलावा तेज बुखार आना, पसीना आना, तेज सांस चलना, निगलने में दिक्कत आदि लक्षण भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं टेटनस का कैसे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को टेटनस है। इसके लिए क्लिनिकली हम पता लगा सकते हैं उसके साइन सिम्टम के आधार पर। इसमें एक स्पैटुला टेस्ट से भी इसको क्लिनिकली पता लगाया जा सकता है। जो आपका डॉक्टर है वो स्पैटुला को पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच करता है, यानी जो गले की पिछली दीवार है उसको अगर छूता है तो जो है, अगर व्यक्ति को टेटनस है तो उसमें जबड़ा बिल्कुल बंद हो जाता है और जो स्पैटुला को वो दांतों से दबा लेता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो ये टेटनस का साइन है। नॉर्मल व्यक्ति में ऐसा करने पर गैग रिफ्लेक्स होता है, यानी उल्टी आने को होती है। अब बात करते हैं टेटनस से कैसे बचा जा सकता है। टेटनस से टेटनस वैक्सीन लगवाकर बचा जा सकता है। 7 साल के बच्चों में तो टेटनस वैक्सीन उनके रूटीन इम्यूनाइजेशंस में ही कवर हो जाती है, यानी 1.5 महीने की अवस्था पर, 2.5 महीने की अवस्था पर और 3.5 महीने की अवस्था पर। फिर बूस्टर डोज 1.5 साल की अवस्था पर से 1.5 वर्ष से 2 वर्ष की अवस्था के बीच में लगाई जाती है। फिर 5 वर्ष में फिर से बूस्टर डोज दी जाती है। बच्चों में जो टेटनस वैक्सीन लगती है वो डीपीटी वैक्सीन के साथ या डीटी वैक्सीन के रूप में, यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस या डिप्थीरिया टेटनस वैक्सीन के रूप में लगाई जाती है। अडल्ट में केवल टीडी वैक्सीन या फिर टीटी वैक्सीन ही लगाई जाती है। 5 वर्ष की आयु के बाद 10 वर्ष पर भी टेटनस बूस्टर दी जाती है। अमेरिकन इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी CDC कोडिंग इसके पश्चात हर 10 वर्ष के बाद बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। अगर आपने अपने जीवन काल में 3 से कम टेटनस वैक्सीन की डोज ली है तो आपको चोट लगने के बाद टेटनस वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 3 से ज़्यादा टेटनस की डोज ले रखी हैं और आपकी अंतिम डोज को 10 वर्ष से कम समय हुआ है तो हल्के घाव के लिए और साफ़ वस्तुओं से लगने वाले घाव के लिए आपको टेटनस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी अन्य घाव के लिए अगर आपकी अंतिम जो वैक्सीन है उसको 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो आपको टेटनस की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी टेटनस के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।